कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आप 10% एम्प्लॉय दे और 18.5% हम देंगे, उससे फंड बनेगा। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से एम्प्लॉय से 10% लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 18.5% को जो गवर्नमेंट ईमानदारी से 18.5% एक्यूमुलेट करती रहे सारे एम्प्लॉयज का और उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाती रहे तो एम्प्लॉयज की सैलरी तो भी निकल जाएगी जी, तो भी निकल जाएगी, उनके पेंशन उसी से निकल उससे निकल जाएगी जी भाई। 18.5 नहीं, आपकी 20 से निकल जाएगी। बिल्कुल, आप ये भी तो देखो ना। और एम्प्लॉय का जो पैसा आपको मिल रहा है वो उस पैसे का आपने चलो यूज कर लिया, फंड यूज कर लिया, तो एम्प्लॉय को ये कहना कि ये तो हमारे ऊपर भार है, हम नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक बहानेबाजी से ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं कहूँ। बिल्कुल, मेरा ये मान। दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। ये स्कीम किस तरह की होगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पेंशन की जरूरत क्यों महसूस हुई, हमारे देश में पहली बार पेंशन कब लागू हुए थे, क्यों पेंशन जरूरी है कर्मचारी के लिए, जो कर्मचारी पूरी ज़िंदगी सरकार को देता है उसके लिए पेंशन जरूरी क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि ये 50,000, 60,000, 70,000 लोगों को पेंशन दी जा रही है, ये पैसे का वेस्टेज है। तो क्या असलियत में वेस्टेज है या किसी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन जरूरी है? विस्तार से बातचीत होगी, बहुत अच्छी बातचीत रहेगी, आप वीडियो को पूरा सुनना। पेंशन का आर्थिक सामाजिक पक्ष पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे और कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी देश में और सबके लिए बहुत अच्छी स्कीम थी, उसके बाद सरकार एनपीएस लेके आई। अभी कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन सरकार एक नई ले आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है। क्यों जरूरी है एक पेंशन किसी कर्मचारी के लिए और क्या इसका सामाजिक आर्थिक पक्ष कब से देश में इसकी जरूरत महसूस हुई थी, कब से लागू हुई थी? जैसा आपने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जी, उसके बाद गवर्नमेंट ने वित्तीय भार मान लिया, ये तो बोझ है। और आजकल तो इसको रेवड़ी कल्चर के रूप में भी वर्ड यूज करते हैं, जो कि बहुत निराशाजनक बिल्कुल वर्ड है मेरे हिसाब से जी। नहीं, सबके हिसाब से नहीं, मैं अपने व्यू पॉइंट बता रहा हूँ जी। अब होता क्या है, उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात आई और ये कहा गया कि ये हम बहुत अच्छा, इससे तो गेम चेंजर है। लेकिन उसकी डिटेल में बात करने से पहले हम कुछ सामाजिक मुद्दों की बात करें जी। एक व्यक्ति जब सर्विस में आता है 30, 35, 40 साल तक जी वो देश की सेवा करता है या किसी संगठन की या सरकार के किसी विभाग में कार्य करता है जी। उस विभाग का जितना भी विकास है उस विकास में वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय रूप से अपना योगदान देता है जी। वो योगदान पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो योगदान देता है। यहाँ पर मैं अपने ऋषि मनीषियों की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, हमारे ऋषि मनीषियों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था बेजुबानों के लिए भी, मनुष्यों के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी जी, कि जो हमारी समृद्धि में सहायक होते थे। क्योंकि एग्रीकल्चर में बैल का बड़ा योगदान था जी। और हमारी एग्रीकल्चर की समृद्धि में बैल जब बूढ़ा हो जाता था जी, तो उसको नकारा समझ के हम घर से नहीं निकालते थे। बिल्कुल, आपको ध्यान में होगा कि ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण पृष्ठभूमि में जब बैल बुजुर्ग हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था, काम करने लायक नहीं रहता था, तो भी उसकी सेहत का, उसके खान पान का सारा उत्तरदायित्व उसका स्वामी लेता था। बिल्कुल,
मृत्यु पर्यंत, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। जिस मालिक ने पूरी मतलब उसकी जिंदगी खेती में उसे काम लिया है, वो बुढ़ापे में उसका पूरी रख रखाव करता था जी। अब जो एम्प्लॉय 40 साल किसी संगठन को या सरकार को देता है जी, और 40 साल के बाद जरूरतें तो उसकी रहेंगी, वो सेवानिवृत्ति हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया, संगठन ने कह दिया कि आप अब काम करने के लायक नहीं रहे, या एक निश्चित आयु के बाद हमने प्रावधान बना लिया कि हम आपसे काम नहीं लेंगे, तो लेकिन जरूरतें उसकी वहीं पे रहती हैं। बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई भी रहती है, उसके स्वास्थ्य का खर्चा रहता है, उसके सामाजिक उत्तरदायित्व रहते हैं, उसकी वित्तीय स्थिरता रहती है। तो इन सारे कामों को हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक सुरक्षा की बात हम कर सकते हैं जी, कि उसकी जो 40 साल उसने सेवा की, उसके बाद उस व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा कैसे की जाए जी। तो इस सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेंशन की शुरुआत हुई जी। कब हुई थी इसकी जब शुरुआत? हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में 1881 जी, 1881 में रॉयल कमीशन बना था जी, सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, यानी जो लोग सरकारी कर्मचारी थे उनकी कैसे रिटायरमेंट के बाद उनको कैसे सरकार का सहयोग किया जाए जी, सरकार कैसे उनको सहयोग करे। और शुरू में तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई पोर्ट था, वहाँ पे कोई कैप्टन था, बहुत बुजुर्ग हो गया, बीमार रहना शुरू हो गया, अब उससे काम नहीं होता था, तो उसके जगह जिस व्यक्ति को लगाया गया उसको इस कंडीशन के ऊपर लगाया गया कि आपको जितना वेतन दिया जाएगा उसमें से आधा वेतन आपको उस अधिकारी को देना होगा जो रिटायर हो रहे, क्योंकि आप उसके उत्तराधिकारी हो। उन्होंने कहा कि आप उसके उत्तराधिकारी हो, अदरवाइज वो ठीक होता तो हम उसी से काम लेते रहते। बिल्कुल, उसको हटा रहे हैं लेकिन उसकी जिम्मेवारी हमारी है। तो ये था। उसके बाद 1919 में एक्ट बना, फिर 1935 में एक्ट बना और धीरे धीरे इसके प्रावधान जुड़ते गए जी। अब इसमें हमें एक चीज और देखनी चाहिए, वो चीज ये है कि जैसे हम आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुए जी। पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अब जो व्यक्ति काम करते थे, सरकारी क्षेत्र में काम करते थे, यहाँ मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं जी, कि जब मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करता हूँ तो मैं केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की सारी जनता की सामाजिक सुरक्षा की बात करता हूँ जी। जैसे सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने दे रही है, वो भी सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है जी। कि हर व्यक्ति को कम से कम उसको रोटी तो मिलनी ही चाहिए, भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे जी। आयुष्मान योजना है हमारी स्वास्थ्य की, कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए जी, मतलब उसमें सारी जनता इंक्लूड है। तो इन्हीं चीज़ों को सोचकर कि भाई रिटायरमेंट के बाद उसको अपना घर भी बनाना है, उसको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को सेटल भी करना है जी। तो इन सब चीज़ों को लेके टाइम टू टाइम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नियम बनाए गए और ये पेंशन की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई जी। लेकिन बहुत सारे लोग है ना ये आलोचना करते हैं कि 60 साल की उम्र में, 62 की उम्र में कोई आदमी रिटायर हो जाता है कि उसमें तो बहुत स्वस्थ रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, रिटायर होती है उसको उसकी जो बेसिक पे के हिसाब से जो उसको पेंशन मिलती है, भाई कोई क्लास 1 अधिकारी क्लास 2 रहा होगा, सैलरी उसकी अच्छी रही होगी, 60-70-80 हज़ार रुपये उसको पेंशन मिलती है, ये मतलब ये पैसे की वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसमें उसकी ज़रूरतें बहुत सारी हैं, बच्चों को भी सेटल करना है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई तो फिर परिवार की ज़रूरतें भी उसको उठानी हैं, तो क्यों मतलब इसका आर्थिक सामाजिक पक्ष ये भी थोड़ा देखो। मैं पहले तो एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूं कि जो व्यक्ति सर्विस में है और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है जी, व्यापार चाहे वो एक रेडी लगा रहे, कोई चीज़ बेच रहे जी, एक चीज़ आप ध्यान में रखें,
जैसा आपने कहा कि हो सकता है किसी व्यक्ति का कोई बेटा सेटल ना हुआ जी। सर्विस के मामले में एक व्यक्ति जिसने 40 साल 35 साल या 30 साल जो मर्जी समय सीमा हो जी, वो संगठन या सरकार को दिए, सेवा में दिए, उसके अनुभव का लाभ उसकी संतान को नहीं मिलेगा जी, जो उसने नौकरी की। हाँ, उसकी संतान को अपना जीवन जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो व्यापार करता है तो उसमें वो कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर बच्चे नौकरी लगेंगे तो उनकी नौकरी में भी कोई सहायता नहीं कर सकता जी, उसका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। अब एक रेहड़ी वाला है, मान लो गोलगप्पे बनाता है, टिक्की बनाता है, मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ जी, उसको उसको 20 साल हो गए रेहड़ी लगाते हुए। अगर उसका बेटा उसके बाद वो काम करेगा या उसके साथ काम करेगा तो वो जिस लेवल पे वो आज के दिन है उससे आगे बढ़ाने की बात करेगा। उसको जीरो से काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट, उसकी क्लाइंटेल उसको मिलेगी जी। लेकिन सर्विस के मामले में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और रही बात के 50,000, 60,000, 70,000 इसको हम वेस्टेज मानते हैं, तो ये तो भाई समय की बात है कि 2016 के वेतनमान के बाद सर्विसेज अच्छी हो गई तो वो पेंशन भी अच्छी हो गई। अदरवाइज आप पुराने समय में जाओ तो आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन एट प्रेजेंट तो अगर वो जीवित हैं तो उनकी पेंशन हो सकता है कि जिस वक्त उनकी सैलरी उतनी नहीं होती होगी अब उनकी उतनी पेंशन होगी। लेकिन आप ये देखो कि जिस वक्त जितनी सैलरी वो लेते थे उसकी वैल्यू क्या थी और आज पेंशन की वैल्यू क्या है जी। बिल्कुल। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम किसी भी चीज को ऐसे ही विरोध ना करें। हम ये ना कहें कि भी ये फ्री का ले रहे हैं या ये मुफ्तखोरी है या ये रेवड़ी कल्चर है। नहीं, वो जरूरत है। जब अब तो बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये पूरी जनता ले सकती है। अच्छा। एम्प्लॉय नहीं, पूरी जनता ले सकती है। कोई भी आम आदमी ले सकता है, 18 साल से लेके 70 साल, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति। वो अपना पैसा जमा करवाता रहे, 60 साल के बाद जितना बनेगा वो उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। जी ठीक है। वैसे आपने ये बात कही थी कि जो नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी के अनुभव का फ़ायदा उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई रेहड़ी वाला है या कोई दुकानदार है, दुकान उसने कर रखी है और आगे कल उसको बेटा जब दुकान पे बैठेगा तो उसको बड़ा मॉल बनाएगा और बड़ा शोरूम बना के, मतलब उसको तो एक बड़ा सिस्टम मिल गया। तो फिर जैसे जो आदमी पूरी जवानी 20 साल 25 साल का आदमी नौकरी लगता है, पूरी जवानी में पूरी एनर्जी देता है, पूरी सरकार को देता है, तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? उस समय भी जरूरतें महसूस हुई, आपने बताया कि 1881 में। आज की सरकारें इस सामाजिक सुरक्षा को देने से पीछे क्यों हट रही हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके NPS ले आई, अब UPS ले आई, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? देखो, इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं जी। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन हर पार्टी, हर दल और हर सरकार, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ जी, वो उस पैसे को पॉपुलिस्ट चीजों में लगाना चाहती है। जैसे आप देखें कि महिलाओं को एक फिक्स अमाउंट देने की घोषणा कर जी, और हालांकि पावर में आने के बाद उससे मुकर भी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो दो आप। एक व्यक्ति जो आज सर्विस में आता है वो 30 साल के बाद रिटायर होगा जी, उसकी पेंशन का इंतजाम आप 30 साल के बाद करते हो। अगर आज से ही आप फंड क्रिएट करो, गवर्नमेंट ऐसा भी तो कर सकती है कि आपने इस साल में 5,000 एम्प्लॉय लगाए, आप प्रोजेक्शन देखोगे 30 साल के बाद इनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रोविजन आप आज करो और उस पैसे को आप प्रोडक्टिव कार्यों में लगाओ, आपका पैसा भी बचेगा और आपको पेंशन का बाहर भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है।
यहाँ इस लेवल पे सरकार प्लानिंग नहीं कर रही। यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। ये बेसिकली मैं इसको ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट पे दिस इज जो फिस्कल मैनेजमेंट होनी चाहिए वो फिस्कल मैनेजमेंट में कमी है या मिस मैनेजमेंट के, या हम करना नहीं चाहते। नीयत में खोट है उनके, या नीयत में खोट, आप जो मर्जी इसके लिए कहो। तो ये इसका एक पक्ष है कि अब जो नई पेंशन स्कीम है, सॉरी आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेटेस्ट, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आप 10% एम्प्लॉय दे और 18.5% हम देंगे, उससे फंड बनेगा। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से एम्प्लॉय से 10% लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 18.5% को जो गवर्नमेंट ईमानदारी से 18.5% एक्यूमुलेट करती रहे सारे एम्प्लॉयज का और उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाती रहे, तो एम्प्लॉयज की सैलरी तो भी निकल जाएगी जी, तो भी निकल जाएगी, उनके पेंशन उसी से निकल उससे निकल जाएगी जी भाई। 18.5 नहीं, आपकी 20 से निकल जाएगी। बिल्कुल, आप ये भी तो देखो ना। और एम्प्लॉय का जो पैसा आपको मिल रहा है वो उस पैसे का आपने चलो यूज कर लिया, फंड यूज कर लिया, तो एम्प्लॉय को ये कहना कि ये तो हमारे ऊपर भार है, हम नहीं दे सकते, ये सिर्फ एक बहानेबाजी से ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं कहूँ। बिल्कुल, मेरा ये मानना जी। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस आदमी ने पूरी जवानी दी उसका बुढ़ापे में भी वो ख्याल रखे, साथ दे उसका, साथ दे, उसके वेल बींग्स की तरफ ध्यान दे, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छी तरह से निभा सके, वो एक डिसेंट लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ गुजार सके। तो इतना तो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी इंश्योर करनी ही चाहिए। अच्छा, ये पेंशन सिर्फ ये सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बुढ़ापे में दूसरे देशों में भी है इस तरह का कुछ? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरे देशों में बल्कि हमारे से बहुत ज़्यादा है। ओके। इवन के कुछ देशों में तो ये प्रावधान है, आपको मैं बताता हूँ, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं और इनकम टैक्स के बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान है कि जो व्यक्ति जितना इनकम टैक्स देता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसका कुछ पार्ट उसको वापस मिल जाता है। ओके, इन केस ऑफ इमरजेंसी कि भाई इस व्यक्ति ने देश के निर्माण में इतना सहयोग दिया है जी। अब देश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो व्यक्ति मुसीबत में है, उसके पास कोई आपातकाल आया है, तो उस आपातकाल में उस व्यक्ति की सहायता की जाए। बहुत बड़ी बात है। इस तरह की किस देश में इस तरह की व्यवस्थाएं? इस तरह की है आपके यूरोपीय के कई देशों, यूरोप के देशों में। तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें भी सामाजिक आर्थिक बुढ़ापे में रहती है। बिल्कुल रहती है जी। वहाँ तो कई जगह तो ऐसा भी है कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपका कोई खर्च ही नहीं हो रहा। अच्छा। एजुकेशन के ऊपर कोई खर्च नहीं हो रहा, सारा गवर्नमेंट करती है जी। सारा गवर्नमेंट कर रही है, सारा गवर्नमेंट कर रही है। तो लेकिन हमारी जो सरकारें हैं कुछ चीज़ों में नकल तो यूरोपीय देशों की कर रही हैं, और जहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ सरकार पीछे भाग रही है। ये तो होता ही है होता है, डेवलपिंग नेशंस के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। जी जी जी, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। यूपीएस के क्या फ़ायदे रहेंगे, कैसे वो स्कीम के बेनिफिट्स हैं या क्या नफ़ा नुकसान है। आपने जैसे बताया कि हर आदमी उसका बेनिफिट उठा सकता है, और ओपीएस और एनपीएस को भी थोड़ा उस वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो के बारे में और कुछ आप कहना चाहें? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। जब भी देश में कोई आपदा आती है, आप याद कीजिए कि जब कोविड आया, कोविड के वक्त जब सारे घरों में आपके बंद थे, ये सरकारी कर्मचारी ही थे जो सिस्टम को चला रहे थे जी, या लोगों की सहायता कर रहे थे। तो एक हमें मानवीय आधार पे भी एक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए जी कि भाई ये सारे ही ऐसे हैं, सारे ही निकम्मे हैं, सारे ही निठल्ले हैं, या इनको बेकार में गवर्नमेंट दे रही है जी। बेकार में गवर्नमेंट किसी को नहीं देती, बिल्कुल, आप ये मान के चलो, कोई भी किसी को बेकार में नहीं देता जी। उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव होता है। वो मोटिव चाहे उसको हम सूंघ सके या ना सूंघ सके, वो एक अलग चीज है।
तो ओपिनियन थोड़ा हमें अपना सकारात्मक रखना चाहिए। आप कहोगे भाई ठीक है, आप कर्मचारियों को दे रहे हो, लेकिन ऐसा ही प्रोविजन आप आम जनता के लिए भी करो जी। और कर्मचारी हैं कितने, आप ये देखो पूरे देश में हैं कितने? बिल्कुल, थोड़े से तो कर्मचारी वो मुश्किल से आपका जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें प्राइवेट भी आ गया, उसमें आपका सरकारी भी आ गया, वो 10% से ज्यादा नहीं है जी। आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वो तो 90% है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए करने की जरूरत क्या? आप कहोगे उनके लिए भी करो भाई, जैसे आयुष्मान योजना उनके लिए किया आपने, 5 किलो अनाज उस सेक्टर के लोगों के लिए किया, या आप जिनकी आय एक निश्चित लेवल से कम है उनके लिए और सुविधाएं हैं, वो सारी सोशल सिक्योरिटीज हैं जी, और उनके बारे में कोई विरोधाभास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो मिनिमम लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें तो उसको मिले और अच्छी तरह मिले। बिल्कुल, और सैलरी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, कि एक तो वो पूरी मान लिया 25-30 साल की उम्र से लेकर 60-62 साल तक देता है, एक फिक्स लिमिट में वो नौकरी करता है। उसमें ये नहीं कि बिजनेस में तो आदमी किसी साल मान लिया 50 लाख भी कमा ले, किसी बिजनेस में कभी 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन उसकी तो लिमिट है सैलरी की, उससे ज़्यादा नहीं उसको मिल सकता ना, तो इसलिए तो उसकी सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की बढ़ती भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगली वीडियो में फिर हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना कि यूपीएस जो स्कीम लेने जा रही है, अभी लागू करने जा रही है 1 अप्रैल से, लेकिन कर्मचारियों की जो डिमांड थी ओपीएस की, उससे सरकार क्यों पीछे भाग रही है? सरकार की जिम्मेदारी है। 1881 में ये पहली बार जब इंडिया में उस समय जरूरत महसूस हुई थी कि जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी सरकार को देता है, सरकार की इस देश के भागीदारी में निर्माण में आगे लगाता है, पूरी ज़िंदगी खपा देता है, बुढ़ापे में भी उसकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।